फाइन। तो देखो डे टू डे करेंट अफेयर्स, पहला सेगमेंट रहेगा लर्न थ्रू मैप्स। देखो बुर्किना फासो, अब ये क्या है, तुम्हारा अफ्रीका का एक कंट्री है। अब यहाँ हुआ क्या, 35 साल का नौजवान है ना, मिलिट्री जनरल बन के बैठा हुआ है, 35 ईयर्स का, समझे, और पूरा मिलिट्री कूप करके बैठा हुआ, पूरा कंट्री को चला रहा है वो, समझ गए। देखो, और इसने क्या डिसीजन लिया वो नौजवान ने, जनरल ने, उसने कहा है कि यस हम जिहादी के अगेंस्ट लड़ेंगे। जो जिहादी जानते हो ना, ये एरिया बहुत ही तुम्हारा आईसिस से प्रभावित है, ये जगह है ना, साहिल रीजन से, साहिल इससे ऊपर है, बट ये रीजन से भी बहुत प्रभावित है। आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा, बिल्कुल सहारा को भी क्रॉस करते हुए जाता है साहिल रीजन। यहाँ समझो कि इसने क्या बोला है कि यस विल फाइट अगेंस्ट द जिहादीज हु ऑक्यूपाइड हाफ ऑफ द कंट्री, समझ गए। और उतना ही नहीं, मिलिट्री गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जनरल मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास पूरा पावर है कि हम कब इमरजेंसी लगाए, यानी कि हम जैसा बोलेंगे वैसा पीपल करेगा, पब्लिक करेगा, हम जैसा गुड्स चाहेंगे वैसा हम करेंगे, बात समझे। तो इट इज़ अ नथिंग बट क्लेमिंग द पावर टू रिक्वेशन ऑफ पीपल ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड ऑल्सो टू इम्पोज स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट एनी टाइम, यानी कि हम जैसा बोलेंगे लोग को करने के लिए वो वैसा ही करेगा, जैसा गुड्स कहेंगे वो वैसा ही गुड्स आएगा जाएगा, जैसा सर्विस आई रिक्वायर वैसा ही होगा, है ना। तो पीपल को पूरा हम लोग के हिसाब से चलना होगा, और जब भी मन हो तभी भी हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। देखते हो कि क्या स्थिति है अफ्रीका का, 35 ईयर्स का लड़का, ठीक है, पूरा रूल कर रहा है कंट्री को, वो भी कौन है, मिलिट्री गवर्नमेंट। आगे देखो यमन, देखो यमन तुमको पता है ना, यमन में लगभग 8-9 साल से सिविल वार चल रहा है। अब यमन भी तुम्हारा सीरिया का तरह ना बैटल ग्राउंड बन गया। शिया और सुन्नी जानते हो स्टूडेंट, बताओ ईरान क्या है, शिया है कि सुन्नी है, शिया। सऊदी अरब क्या है, सुन्नी है, सऊदी अरब। तो देखो यहाँ पे ना जो सना दिख रहा है तुमको, सना और नीचे ये यमन का कैपिटल सना है। अब यहाँ पे जो सरकार है यमन का, उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, यानी कि सुन्नी को सपोर्ट कर रहा है, और जो शिया को सपोर्ट करेगा वो रेबल ग्रुप है। कौन सपोर्ट करेगा उसको, ईरान करेगा। तो दोनों के बीच में लगभग 2015 से फाइट चली रहे हैं। अब फाइनली अभी थोड़ा सा पीस डील होने वाला है, पीस डील, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यमन में शांति बहाल होगा। इससे समझ में आ रहा है ना। देखो यमन, देखो पिक्चर देखो, एक तरफ रेड सी है, करेक्ट, और यहाँ पे देखो ये गल्फ ऑफ अडान है यहाँ पे। बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, सऊदी अरब के साथ शेयर करता है, ओमान के साथ शेयर करता है। बहुत नज़दीक देखोगे तो तुमको वहाँ पे जिबौती भी नज़र आएगा, तुमको वहाँ पे इरिट्रिया भी नज़र आएगा, समझे। हाँ, इथोपिया शेयर नहीं करता है बाउंड्री रेड सी से, नहीं करता है, नहीं बिल्कुल नहीं करता है। वहाँ पे जिबौती है उसके ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, कभी नहीं करता, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल भी है। इथोपिया नेवर शेयर बाउंड्री विद द रेड सी, ठीक है, बट एट द सेम टाइम दिस इराक शेयर बाउंड्री विद द पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। ये बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ मैं पर्शियन गल्फ का बता रहा हूँ, ये वाला एरिया, मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पे। रेड सी देखो, रेड सी में क्या है, रेड सी में इजिप्ट आ जाएगा, देखो जॉर्डन भी आ जाएगा, क्योंकि गल्फ ऑफ अकाबा है, रेड सी को थोड़ा अंदर जाओगे तो गल्फ ऑफ अकाबा हो जाएगा, जो कि जॉर्डन के साथ शेयर होता है। आगे देखो, ऑलमोस्ट 900 पीपल वर रिलीज इन अ प्रिजनर स्वैप बिटवीन द होदीज, ए सीआर रेबल ग्रुप दैट कंट्रोल्स लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द सऊदी लेड कोलिशन दैट हैड फाइटिंग देम सिंस 2015। यानी कि जो सऊदी लेड कोलिशन है, यानी कि सरकार का जो है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है, हाँ उसका जो गवर्नमेंट है वो सऊदी उसको सपोर्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो सुन्नी है। जो रेबल ग्रुप है, यानी कि जो सरकार के विरोध में है, वो शिया फैक्शंस का है। तो शिया फैक्शन का है तो ईरान सपोर्ट करेगा। अब फाइनली 700 प्रिजनर्स का स्वैपिंग हो रहा है। 700 प्रिजनर जो उधर होंगे वो इधर आ रहे हैं, जो यहाँ होंगे उधर जा रहे हैं। तो फाइनली एक तरह से पीस डील हो रहा है, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि 2015 से लेके अभी तक देखोगे लगभग 8 साल में यहाँ पे खाली लोग मरे ही हैं, क्योंकि ये कंट्री सिविल वार से ग्रसित है। सिविल वार समझते हो ना, जहाँ पे लोग खुद बंदूक उठा के लड़ना शुरू कर देते हैं सरकार के अगेंस्ट, जैसे हम लोग अफगानिस्तान में देखा था। आगे देखो,
पोलैंड, हंगरी एंड स्लोवाकिया बैन्स यूक्रेनियन फूड इंपोर्ट्स। वेरी सरप्राइज न्यूज़ ना। देखो यूक्रेन किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, बढ़िया से देखो यहाँ पे, रस्सा, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है, यूक्रेन इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। याद करो स्टूडेंट, कई बार तुम लोगों को मैं बोल चुका हूँ, है ना, कई बार मैं तुमको बोल चुका हूँ। रेड सी देखोगे तो नीचे बल्गेरिया भी आ जाए, बल्गेरिया आ जाएगा, बल्गेरिया आएगा नीचे। तो मैंने कहा ना स्टूडेंट कि ब्लैक सी के साथ बल्गेरिया बाउंड्री शेयर करता है, रोमानिया भी बाउंड्री शेयर करता है। यूक्रेन के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो रोमानिया है, बल्गेरिया नहीं है। बार बार बोला हूँ क्योंकि यूपीएससी में ब्लैक सी और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ से घुमा के पूछ सकता है बहुत खूबसूरती से, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़। और मैं कई बार बोला हूँ, तुम लोगों को लिखाया हूँ ना, अगल बगल कौन सा होगा तुम्हारा टचिंग स्टेट, सब समझ में आया। तो हुआ क्या, देखो यूक्रेन से जो फूड आ रहे थे, यूक्रेन जो फूड आ रहे थे कहाँ पे, पोलैंड में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, वो बैन करवा दिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो तुम्हारा बहुत ही सस्ता एक्सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन इज नोन फॉर द वेरी गुड एग्रीकल्चर लैंड, बात समझे। तो इसलिए ये अगल बगल का पोलैंड का, हंगरी का, स्लोवाकिया का जो फार्मर्स है उसने प्रोटेस्ट किया कि इतना हम चीप हम इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि इतना चीप आ जाएगा तो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो बर्बाद हो जाएगा, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ है। समझ में आया, कुछ भी समझ में आ गया तुम लोग को? द गवर्नमेंट इन ऑल दिस कंट्रीज आर अंडर प्रेशर। देखो सरकार जितने भी हैं, चाहे पोलैंड का बात हो, हंगरी का बात हो, स्लोवाकिया बात हो, ठीक है, सब बाउंड्री शेयर करता है, वो सभी प्रेशर में आ गए। क्यों? क्योंकि चीपर यूक्रेनियन सरप्लस वहाँ पे आता है और वहाँ पे जो उन लोग का लाइवलीहुड है फार्मर सबका, उसको प्रभावित करता है, इसलिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका असर वहाँ के सरकार के ऊपर भी पड़ेगा, बात समझ गए ना, इसलिए हो सकता है बैन करें। आइलैंड ऑफ साउथ चाइना सी, देखो पैरासल आइलैंड एंड स्प्रैटली आइलैंड, है ना। कहने को तो तुम लोग को ये भी पूछ सकता है स्कारबोरो आइलैंड कहाँ पे है या सी कहाँ पे है, तो बिल्कुल साउथ चाइना सी का हिस्सा है, बिल्कुल, इसको जूम करके देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो पैरासल आइलैंड ऊपर है, यही चाइना जो 9 डैश लाइन क्लेम करता है, देखो तो 9 डैश लाइन है कि नहीं है, 1 2 3 9 है कि नहीं है, देखो ठीक है, 9 डैश लाइन है। तो उसमें ग्रुप ऑफ अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, ऊपर देखो पैरासल आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड है, ये 9 डैश लाइन के अंदर आता है। और चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है। यदि ये चाइना का हिस्सा है तो व्हाट अबाउट द अनक्लोज रूल, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सी, उसके हिसाब से क्या है कि आपका 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहेगा, 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल वाटर होगा, 24 नॉटिकल 12 के बाद जो होगा 12 दैट इज अ कॉन्टिग्यूअस जोन होगा, याद है ना। वहाँ पे आपका जो भी कस्टम रूल्स है वो सब लागू होगा कॉन्टिग्यूअस जोन में। इनोसेंट पैसेज आपका 12 नॉटिकल माइल में हो सकता है, बट वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल नहीं होना चाहिए, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो उस हिसाब से तो फिलीपींस का बहुत सारा एरिया तुम्हारा स्प्रैटली आइलैंड पे कवर करेगा कि नहीं करेगा, मगर फिर भी चाइना पे यहाँ पे गंद मचाता है, चाइना बोलता है मेरा है, तुम्हारा कैसा है, तो अनक्लोज के हिसाब से तुम्हारा होगा ही नहीं। यदि मान लो कि 2 कंट्री का यदि मैच कर जाए, जैसे देखो इंडिया और श्रीलंका, यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए भी कुछ हिस्सा, इसके लिए भी कुछ हिस्सा, तो उस समय ये दोनों कंट्री के बीच में समझौता होगा कि कौन सा हिस्सा तुम्हारा, कौन सा हिस्सा मेरा, तो एक लाइन ऐसे बना दी एडम ब्रिज से। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं बैठेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वहीं बैठता है जहाँ पे आपका एरिया बड़ा हो और दूसरा कंट्री ना हो, तो यहाँ पे तो नहीं बैठेगा हमारा। उसी तरह मान लो कि लेट से यहाँ पे तुम्हारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं बैठता 200 नॉटिकल माइल का, तो कम से कम इस कंट्री के साथ समझौता तो होना चाहिए कि इतना सी तुम्हारा, इतना सी मेरा। मैं चाइना देखो यहाँ पे दादागिरी दिखाता है। जब 2016 में पीसीए का वर्डिक्ट आया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, जानते हो है ना, जिसका बताए थे ना जो बाइंडिंग है, मैं नहीं माना वो, होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब यहाँ साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखो, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का कंटिनेंट है स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे कंट्री हैं। देखो 2 ही कंट्री है स्टूडेंट जो कि क्या है तुम्हारा लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब जो सी से टच नहीं है, तो वो सिंपल तरीका याद कर लो, बीपी, बीपी हाई हो गया बोलते हैं ना, तो बी मतलब बोलबिया और पी मतलब पैराग्वे, तो बीपी से याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। और बाकी जितने भी कंट्री हैं, चाहे कोलंबिया हो, इक्वाडोर हो, पेरू, समझे, चाहे चिली हो, चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे उरुग्वे हो, चाहे ब्राज़ील हो, समझे, वेनेजुला, गुआना, ये सब तुम्हारा बाउंड्री शेयर करता है, मगर बीपी शेयर नहीं करता। बीपी का मतलब क्या है सलजाम?
बोल्विया एंड पैराग्वे। समझ गए ना? इतना कंट्री है, इसमें 2 ही कंट्री है जो कि बाउंड्री शेयर नहीं करता। किसके साथ? ओशन या सी बॉडी के साथ नहीं करता है। ऐसा जो लैंड होता है जो शेयर नहीं करता है ओशन और सी बॉडी के साथ, उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा तुम लोग को, बीपी करोगे याद अपने आप हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे देखो, लुक एट द बाउंड्रीज ऑफ ब्राजील। ब्राजील के साथ कौन सा बाउंड्री सटा हुआ है? ब्राजील के साथ। अब देखो ब्राजील के साथ मात्र 2 ही कंट्री है जिसका बाउंड्री नहीं लगता, बाकी सबका लगता है। जैसे यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इक्वाडोर और अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर और चिली छोड़ के बाकी सभी कंट्री का बाउंड्री लगेगा ब्राजील के साथ। ये तुम लोग लिख सकता है, बुर्बक लोग लिख सकता है इस चीज़ को। ये एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्राजील बहुत बड़ा कंट्री है। देखो ब्राजील, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो ब्राजील कितना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है ना। तो देखो इक्वाडोर, इसको इक्वाडोर बोलते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक आते रहता है। बाबू लालिनो आलिनो, ये लालिनो पेरू है ना, बिल्कुल यही वाला एरिया है। पेरू मतलब इक्वाडोर वाला ही रीजन होता है। देखो ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है इसके साथ, ठीक है, और चिली बाउंड्री शेयर नहीं करता, बाकी सब कंट्री देखो बाउंड्री शेयर करेगा इसके साथ। समझ गए ना? इस तरह याद कर लेना है। आगे देखो, लुक एट द कंट्रीज बॉर्डरिंग रेड सी। जस्ट अभी बोल रहे थे रेड सी का देखो बाउंड्री स्टूडेंट, देखो यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। क्लॉकवाइज चलते हैं, देखो इजराइल, जॉर्डन, अभी जस्ट बताए थे ना जॉर्डन, क्योंकि रेड सी को थोड़ा आए कर दोगे तो तुम्हारा गल्फ ऑफ अकाबा भी मिलेगा तुमको। यहाँ पे वो उतना जूम नहीं होगा उसमें। देखो यहाँ पे जूम करो, ऐसे कर लो, जूम कर दिया, देखो अकाबा है कि नहीं यहाँ पे? अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। रेड सी को जूम करोगे तो गल्फ ऑफ अकाबा इजराइल के बगल में, यहाँ पे देखो अंदर जाएगा, इधर दिखाओ, ये देखो, इसको जूम करेंगे, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाला एरिया, ठीक है? समझ गए ना? फिगर में नहीं, मैं बता रहा हूँ अंदर कैसे जाता है। इजराइल बाउंड्री शेयर करता है, जॉर्डन शेयर करता है, सऊदी अरब करेगा, यमन करेगा। देखो यमन अभी न्यूज़ में रहा कि नहीं रहा, उसके बाद जिबौती करेगा, इथोपिया नहीं करेगा, समझे? उसके बाद इरिट्रिया करेगा, फिर तुम्हारा सूडान करेगा एंड इजिप्ट। दिस आर द कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विथ रेड सी, जो रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले तुम लोगों में सोमालिया नहीं करेगा, क्योंकि इधर गल्फ ऑफ अडान स्टार्ट हो जाता है, समझे? उसी का हिस्सा है, बट गल्फ ऑफ अडान बोलते हैं उसको, इसलिए। आगे देखो, हाँ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड देयर कैपिटल। देखो अब इस फिगर से भी ज़्यादा बड़ा चीज़ है ये फिगर में दे दिया। देखो उससे अच्छा, देखो ये 50 बार मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। सेंट्रल एशिया, यहाँ पे 3-4 चीज़ देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे दो, बता लो, इधर देखो सेंट्रल एशिया। पहले सेंट्रल एशिया कैसे याद करोगे? सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। 2 के करोगे तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है? उसके बाद उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान, ये टी 2 के, 2 के 2T एंड 1 U। समझ गए? ये 5 कंट्री मिलकर क्या होता है? सेंट्रल एशिया कहलाता है। सब मुस्लिम आबादी भरा हुआ कंट्री है ये, बात समझे? हाँ, अब यहाँ पे समझना होगा, देखो कि कैसे कैसे बाउंड्री शेयर करता है। ये फिगर से ज़्यादा बेटर यहाँ समझो ना, वो तो एक बहाना है सीखने का। 5 कंट्री समझ गए। अफगानिस्तान बहुत न्यूज़ में रहा है, तो अफगानिस्तान किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? देखो यहाँ पे बाबू, अफगानिस्तान को याद करना होगा तुमको, तो 2 के को रिजेक्ट कर दो, हाँ 2 के को छोड़ दो। 2 के को छोड़ने के बाद कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ये छूट गया। बाकी जितना भी 3 कंट्री है, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान हो या तजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, ये शेयर करता है बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ। 2 के को हटा दिए, तो बाकी जो रहा 3 कंट्री रहा ना। सेंट्रल एशिया में कितना कंट्री है? 5 कंट्री है। 2 के को हटा दिए, कितना कंट्री बचा? 3 कंट्री। 3 कंट्री बाउंड्री शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। वो कंट्री का नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। समझ में आ गया? अब थोड़ा इस तरफ देखते, कैस्पियन सी के साथ। कैस्पियन सी के साथ कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसका बाउंड्री शेयर होता है? देखो बच्चे लोग यहाँ पे देखो, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, इसको केटी करके याद कर लो, केटी, समझे? अब थोड़ा देखते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ किसका बाउंड्री लगता है? कौन सा सेंट्रल एशिया का? तो चाइना देखो यहाँ पे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यानी कि 2 के, जो अफगानिस्तान से जो 2 के छूट गया था वो इसके साथ आ जाएगा, एंड तजिकिस्तान। ऐसे याद कर लो, समझे? पूछ लेगा, पूछा है पिछले साल,
पिछले साल यहीं भी पूछा, यहीं सवाल पूछा अफगानिस्तान से रिलेटेड। यदि ये तुम्हारा रहेगा आइडिया, आराम से बना लोगे स्टूडेंट। अभी मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, समझ गए ना। चलो ये हो गया, मैप से सीख लिए तुम लोग। अब यहाँ पे देखो, बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, देखते हैं क्या हो रहा है। वेयर इज निखिल? ही हैजंट कम। आया तो था, उसको मैसेज किए आने के लिए, लेकिन आया नहीं। अच्छा, हो सकता है फादर। ओके ठीक। बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, क्या हो रहा है देखो। तुम लोग को जान के हैरानी हुआ स्टूडेंट, यमुना में बहुत ज़्यादा तुम्हारा वेस्ट जो है डंप किए जाते हैं। वेरी बैड ना। यमुना बताओ, एक टाइम में यमुना कितना इंपॉर्टेंट रिवर हुआ करता था हमारे लिए। अब यदि यमुना का पानी देखोगे तो पूरा काला पानी तुमको नजर आएगा, फुल ब्लैक है। क्यों? इतना ज़्यादा पोल्यूशन उसमें डाल दिए, इतना ज़्यादा गंदा डाल दिया ना, पूरा पोल्यूटेड कर दिए। देखो 22%, कितना बड़ा मात्रा है। 22% जो एनसीआर का, नेशनल कैपिटल का जो अनट्रीटेड वेस्ट है, जो गंदा वेस्ट है, वो डायरेक्ट तुम्हारा यमुना में जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 18 ड्रेन्स ऑफ द नेशनल कैपिटल दैट एम्प्टी ट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू यमुना फॉल्स शॉर्ट ऑफ केमिकल स्टैंडर्ड। यानी कि जो केमिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी रिलीज कर रहे हो रिवर में या स्ट्रीम में, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कम उसमें केमिकल यूज़ होना चाहिए। अब जो भी यहाँ पे 18 जो धारा जा रहा है यमुना में, सब में केमिकल जो स्टैंडर्ड वो ज़्यादा है लिमिट से, तो पॉल्यूट तो करेगा ही करेगा। वहाँ का जो बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उसमें दिक्कत होगा ही होगा। जो सीओडी होगा उसमें भी दिक्कत होगा। तो कहाँ से वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाएगा? और एक पानी का पहचान, एक रिवर का पहचान कैसे होता है? यदि वहाँ पे यदि वहाँ पे जो एक्वेटिक स्पीसीज है, यदि वो ठीक से जीवित रहे तो इसका मतलब आपका रिवर सही है। और यदि आपका एक्वेटिक एनिमल सब खत्म होना शुरू हो गया, इसका मतलब आपका रिवर खत्म हो गया। हाँ, एक्वेटिक बोलेंगे, मरीन बोलेंगे सी से रिलेटेड। ठीक है, समझ गए ना? ये स्थिति है स्टूडेंट। तो नीति आयोग कहता है कि आउट ऑफ 72,000 मिलियन लीटर्स ऑफ अर्बन वेस्ट वाटर दैट इंडिया जनरेट्स डेली, ओनली 28% इज ट्रीटेड। बताओ कि 100% में केवल 28% ही वाटर है जो ट्रीट होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त है वो इंडस्ट्री का है। क्योंकि देखो, एक तो इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट्स होता है, एफ्लुएंट मतलब जो बाय प्रोडक्ट निकलता है उसका, वो बहुत ही गर्म होता है। अब बहुत गर्म पानी है, गंदा पानी है, उसको तुम डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रहे हो, अचानक टेम्परेचर में इम्पैक्ट पड़ेगा। और जानते हो कि यदि वाटर बॉडी में थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज आए तो स्पीसीज पे क्या असर पड़ेगा? एक्वेटिक स्पीसीज पे। इसलिए एक्वेटिक स्पीसीज बहुत मर जाते हैं इससे। समझ गए ना? दूसरा देखो 143, देखो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बोला कि ठीक है, अब ड्रोन्स, बिल्कुल ड्रोन का यूज़ करके तुम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हो। बात समझा? ऐसे भी हम जानते हैं कि ड्रोन्स का जो रूल्स है 2021 का बहुत ही लिबरलाइज किया गया है। बहुत तरह का फॉर्म्स होता था पहले, अब बहुत कम कर दिया गया है ना? आदमी सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी खरीद सकता है। तो हाईली लिबरलाइज कर दिया गया था ड्रोन रूल को। पढ़े थे ना क्लास में, बताए थे क्लास में हम। तो इसी का नतीजा देख सकते हो कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए वी कैन यूज़ ड्रोन्स। हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। आखिर क्यों? फॉर व्हाट रीजन? फॉर व्हाट रीजन वी आर यूजिंग द ड्रोन्स? किस रीजन से? रीजन क्या है स्टूडेंट? यदि पेस्टिसाइड्स यदि आदमी स्प्रे करता है तो पेस्टिसाइड से ह्यूमन बींग को इम्पैक्ट पड़ता है, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही, या टेक्नोलॉजी विकसित हो ही रहा है, तो ड्रोन ये काम कर लेगा। ड्रोन करेगा तो ड्रोन को तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए हरी झंडी दे दिया गया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसलिए लिखा गया स्टूडेंट, यहाँ पे समझ लो ठीक से, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज क्रॉप स्पेसिफाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स यूजिंग ड्रोन्स। समझ गए ना? आगे देखो, ऋषि सुनक यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, कल ही बता रहे थे ना CPTPP बताए थे ना कल, RCEP भी बताए थे स्टूडेंट, और CPTPP भी बताए थे। क्या होता है CPTP? इसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखो पहले ये कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड नहीं था, पहले तुम्हारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप था, TPP कहा जाता था। जब से यूनाइटेड स्टेट्स छोड़ा है अंडर द लीडरशिप ऑफ ट्रम्प बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया था।
और 2019-20 में ये बोला कि हम नहीं रहेंगे टीपीपी में भी, वहाँ से भी निकल गए। एक तो यूनेस्को से निकल गया था, पेरिस एग्रीमेंट से भी निकल गया था, तो बाद में जो बाइडेन आकर फिर से पेरिस एग्रीमेंट में भी जुड़ा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जब वो निकल गया तो अब कैसे गैप पूरा होगा? तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से अलग रखा गया। अब नाम क्या है? CPTPP, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और देखो स्टूडेंट, कल तुम लोग को बताया गया क्लास में कि WTO का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है। WTO का सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होता है। यदि कोई एक भी ना बोल दे तो कोई भी डिसीजन पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए अभी क्या हो रहा है कि प्लूरिलैटरल अरेंजमेंट हो रहे हैं। बताए थे ना प्लूरिलैटरल, इसमें बहुत सारे कंट्री एक साथ आ रहे हैं। और उसका एक एग्जाम्पल ये भी है बच्चे लोग, CPTPP, और एक एग्जाम्पल RCEP भी है। मैं इंडिया दोनों में भाग नहीं लिया है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड। इंडिया दोनों, क्योंकि इंडिया लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यदि RCEP में हम ज्वाइन करेंगे तो इंपोर्ट आ जाएगा ना नीचे से, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट हो जाएगा। कौन सा? डेयरी सेक्टर का, डेयरी का प्रोडक्ट, इसलिए हम नहीं किए। तो अब ऋषि सुनक का क्या कमेंट आया इस पर? ऋषि सुनक बोला है कि थैंक्स टू द ब्रेग्जिट, कि ब्रेग्जिट होने की वजह से ब्रिटेन निकला ना यूरोपियन यूनियन से, अब हमारे पास पूरा फ्रीडम है कि हमको कहाँ पे जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि यदि मान लो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहता ब्रिटेन, तो उसको ये अरेंजमेंट में जाने में थोड़ा मुश्किल आता, क्योंकि बहुत सारे रूल्स, कॉमन रूल्स लागू होता है ना। अभी वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, और इसलिए बोला गया है, देखो कि यूके acceded to the CPTPP and with the Prime Minister Rishi Sunak describing the outcome as an example of post-Brexit freedom, क्योंकि ये ब्रेक्सिट होने के बाद ही इस तरह का फ्रीडम मिल सकता है, क्योंकि एक साथ तो कभी नहीं जा सकते थे। यदि एक साथ जाते तो बहुत सारा नियम कायदा और फोरम का फॉलो करना पड़ता। आगे देखो, यस, विंटर फंडिंग। बाबू, विंटर फंडिंग का मतलब ये नहीं कि वो दिसंबर से रिलेटेड है। किसी के दिमाग में उल्टा पुल्टा चला था, ऐसा नहीं है। विंटर का मतलब क्या होता है, बात समझो। विंटर का मतलब होता है टेम्परेचर घटना, और टेम्परेचर घटने का मतलब शिवरिंग, थरथराना, शिवरिंग। तो अभी तुम्हारा विंटर फंड, इसमें क्या है इसका मतलब, जो फंडिंग विंटर चल रहा है वो अभी स्टार्टअप के लिए चल रहा है। एक तो सिलिकॉन बैंक वैली का एपिसोड वहाँ पे होना, और इंडिया में भी जो आप स्टार्टअप पे जो आप एंजल टैक्स लगा रहे हो कि बाहर से भी इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए भी, तो इंडिया में भी वही स्थिति है। तो इंडिया में भी अभी जो दौर है क्या है तुम्हारा, फंडिंग विंटर का है या विंटर फंडिंग का, एक ही बात है, फंडिंग विंटर। यानी कि आपका जो फंडिंग आ रहा था स्टार्टअप के लिए वो घट रहा है। तो विंटर का मतलब वो दिसंबर नहीं है। विंटर का मतलब जहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गया कोई भी चीज़। बात समझे क्या बोले हैं? तो देखो, ग्लोबल फंडिंग विंटर है श्रंक, घट गया। जो वेंचर कैपिटल आता था, जो प्राइवेट इक्विटी आते थे, वो कम हो गए। भारत में लगभग 30% से कम हुआ है। और एक दूसरा बात है कि दूसरा दुनिया भर का नियम का था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आया था ना, बोला ना कि एंजल टैक्स पे लगेगा बाहर का भी। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है TPIIT से तो उसके ऊपर भी लगेगा। TPIIT रजिस्टर्ड है और तुम्हारा वहाँ पे अपना सेबी से रजिस्टर्ड तुम्हारा बहुत सारा वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी, तो वो अलाउ कर देगा वहाँ पे। याद आ गया सभी चीज़? यस। आगे देखो, ये तो बच्चे लोग हो गया बिहाइंड द कर्टन। अब थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब देखो टाइगर का है ना, टाइगर का सेंसस कितना साल में निकलता है? 4 ईयर्स में, 4 साल में। अभी कितना पॉपुलेशन है टाइगर का, बताओ तेजी से। हाँ 3167, हाँ 3000 प्लस कर सकते हैं हम लोग। यदि टाइगर बोलेंगे तो तुमको कौन सा स्टेट नजर आएगा? अभी तो सर यूपी याद है, नया टाइगर रिजर्व बनाया। चलो ठीक है, MP याद आना चाहिए, ठीक है। अभी 54 टाइगर रिजर्व वी हैव, है ना। 76,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वी हैव। 2.3% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया वी हैव फॉर द टाइगर। अरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये तो टाइगर के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर एंड सो ऑन। अभी क्या है, इंडेंजर्ड का खिताब है। 13 रेंजिंग कंट्री, सही बात है। इसमें इंडिया और नेपाल पूरा कर चुका है, डबल कर चुका है एज कम्पेयर टू 2008 एंड सो ऑन। अब इसमें समझो मामला क्या है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, चैलेंजेस तो है। एक चैलेंज क्या है कि टाइगर के लिए जो आप टाइगर रिजर्व रख दिए, मगर टाइगर वहीं तक थोड़ी रहता है, टाइगर को बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। तो ऑफन कन्फ्लिक्ट होने का चांस रहता है, एनिमल और ह्यूमन। देखता नहीं है, सफारी में जाता है, सब टेंशन देता है, वीडियो बनाता है, सब देखने जाता है। यूट्यूब में देखते हो ना कितना वीडियो आता है ना कि टाइगर दहाड़ रहा है, ये वीडियो बना रहा है, और फिर गाड़ी जल्दी से निकाल रहा है वहाँ से। तो तुम भाई वहाँ जाता ही नहीं कि तुमको गाड़ी निकालना पड़ता, तुम काहे उसको डिस्टर्ब कीड़ा कर रहा है फालतू का। बात समझे, ये भी एक प्रॉब्लम है कि एनिमल और टाइगर का
ह्यूमन बींग और एनिमल टाइगर का कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट कब होता है? जब आपको उस पर्याप्त एरिया उसके पास नहीं है, यदि है भी तो उस एरिया में वो नहीं रह रहा है। और क्या प्रॉब्लम है बताओ? एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है स्टूडेंट? एक तो प्रे को लेकर भी प्रॉब्लम है। प्रे 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 मतलब उसका जो होना चाहिए, जिसको ये मार के खा सकता है, उसका भी कमी आ रहा है, लगातार कमी आ रहा है, समझे? तो दिस आर द चैलेंजेस दैट आवर टाइगर आर फेसिंग। अगर देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जानते हो ना? डेमोग्राफी 15 साल से लेकर 64 साल। इंडिया में तो कह सकते हैं 59 या 60 ईयर्स कह सकते हैं। बाहर कंट्री में हम 64 कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रे पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे समझो, हमारा इंडिया का जस्ट 3-4 दिन पहले आया था आंकड़ा, बताए थे तुम लोग को। 25 साल वाला जो होगा कि 25% आबादी हमारा क्या है, 0 से लेके 15 ईयर्स तक के लिए है, यानी कि 14 ईयर्स तक के लिए है 25%। 68% क्या है, 15 से लेके 64 साल के लिए तक है 68%। और उसके बाद 7%। यस, वी हैव फुल चांस। और ये ब्रैकेट हम 25 साल 30 साल तक यूज़ कर सकते हैं। वहीं चाइना का देखो, चाइना केवल 17% है 0 से लेकर 14 साल तक का। और ये भले ही 69 है, मैं ये पॉपुलेशन तो एज हो जाएगा, हमारा जो 25 का जो हमारा ब्रैकेट है 25% का, वो तो 14 साल के बाद फिर 15 साल होगा, तो फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड में जाएगा, तो बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला। आने वाले समय में 75% तक जाएगा हमारा, समझ गए? दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि लोगों से जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा उतना ही हम कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ते चला जाता है। बट शर्त ये है कि यदि आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही से उपयोग करना है तो स्किल, एजुकेशन, समझे? स्किल डेवलपमेंट होना जरूरी है। आता ही नहीं कुछ, बताओ। यदि किसी नौजवान को कुछ नहीं आता सोने बाइक, तो कैसे कंट्री आगे बढ़ेगा? कुछ स्किल होना चाहिए ना। मूर्ख हो, कुछ नहीं आता, या तो एजुकेटेड इज ए स्किल डेवलपमेंट। पढ़ा लिखा आदमी का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट। पढ़ा लिखा आदमी है तो कंट्रीब्यूट करेगा ना, वो पूरा कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करता है। पढ़ा लिखा आदमी करता है कि नहीं करता है, बताओ? करता है आलोक? बिल्कुल करता है, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। पढ़ा लिखाई का तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सर्विस देखो ना, एग्रीकल्चर देखो ना, एग्रीकल्चर को मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। यू सी द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर, 44% वर्कफोर्स, एंड यू सी द केस ऑफ सर्विस। सर्विस में सब कुछ आता है, टीचिंग से लेके डॉक्टर, लॉयर, सब आता है उसके अंदर, IT सेक्टर, प्रोफेसर, सभी चीज़। तो कम आबादी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? तो फिर तो इसलिए प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट, प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट, प्रॉपर एजुकेशन, जैसे बच्चा वो तो भेजी थी वहाँ पे, तुम एक वीडियो भेजी थी, है ना? अभी याद आ रहा है हमको। वो छोटा बच्चा क्या बोल रहा था? हम पढ़ते इसलिए नहीं कि हमको नौकरी मिले, हम नौकर बने, ऐसे बोल रहा था ना वो। सही तो बोले तो, कोई सिखाया होगा उसको। उतना छोटा बच्चा को क्या कुछ नहीं आएगा। सही बोला। बताओ, तुम लोग को इतना बताते, तुम लोग नहीं समझा, वो समझ गया मेरा बात। हाँ, यही बोलते हैं, बिल्कुल यही चीज़ होना चाहिए। एंड रिजल्ट इज नॉट जॉब, एंड रिजल्ट इज वेरी different, and in that job can be the one parameter। हो सकता है, नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, जहाँ आपके पास स्किल कोई चीज़ करने का। देखो 101, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ पेमेंट बैंक इन इंडिया? क्यों ना फेल हो पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक में जो स्ट्रिंजेंट रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, इसमें आप लिमिटेड ऑपरेशन कर सकते हो। जो डिपॉजिट होता है स्टूडेंट 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते, 2 लाख तक ही आप उसको डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकता है पेमेंट बैंक, ठीक है। 75% तो इसका रह जाएगा, उसमें SLR CRR में रह जाता है। 75% यहाँ रह जाएगा। 2 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकता है। उसके बाद तुम्हारा ATM कार्ड ही इशू नहीं कर सकते, तो चलेगा कहाँ से? इसका फॉल्टी मैकेनिज्म है, RBI की तरफ से ही फॉल्टी मैकेनिज्म, इसलिए पेमेंट बैंक हमारे भारत में सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओवरऑल देखो तो पेमेंट बैंक सक्सेसफुल नहीं रहा है हिंदुस्तान में। आगे देखो, अच्छा ये न्यूज़ में रहा है, वाई द पेस्टिसाइड्स डेमोथोट इज इन द न्यूज़। पेस्टिसाइड, ये डेमोथोट क्या होता है? देखो स्टूडेंट, उस दिन बताए थे ना कि टी में ना एक मस्कीटो बग आ रहा है, उस दिन बताए थे ना, मस्कीटो बग है ना, जो भी हो, मस्कीटो बग था ना, मतलब मस्कीटो जिसकी वजह से टी प्लांटेशन खराब हो रहा था। मस्कीटो ही तो था, मस्कीटो बग था। क्या बताए थे उस दिन करंट अफेयर्स में? वो दूसरा चीज का, दूसरा ये अभी बताए थे,
मस्कीटो तुम नहीं क्लास में होगा शायद उस दिन, यस आई टू डे टू डे करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। देखो तो मस्कीटो बग के वजह से टी प्लांटेशन पे असर पड़ रहा है, समझे। और जानते हो कि यदि हम मस्कीटो खत्म करने के लिए यदि इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वही पेस्टिसाइड यदि यूज़ करते हैं, पता था, यदि पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो फिर यूरोप में दिक्कत होगा, हमारा सामान लेगा नहीं। अब ये जो है, ये जो पेस्टिसाइड्स डेमोथाइड, ये भी पेस्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्टिसाइड है। पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड बोथ आर सेम। ये बहुत ही विवादित रहा है। ये जो है ना बहुत सारे कंट्री में बैन है ये पेस्टिसाइड्स, और अभी इंडिया में 1 साल के लिए इसको अलाउ कर दिया। इंडिया में भी बैन था बट अभी इंडिया में 1 साल के लिए अलाउ कर दिया गया। क्यों अलाउ कर दिया गया? क्योंकि जो मस्कीटो बग जो टी प्लांटेशन को दिक्कत दे रहा है उसके लिए। तो देखते हैं वर्ल्ड कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करता है इस पर। बात समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जो यूरोप होगा वो बहुत गंदा रिएक्ट करेगा ना इस पर। एक तो बहुत पहले इंडिया में बैन था, मैं अभी टेम्पोररी 1 साल के लिए उसको दे दिया गया, इम्यूनिटी दे दिया कि 1 साल यूज़ कर सकते। तो इसका असर इंटरनेशनली बहुत गंदा पड़ने वाला है। आगे देखो, खत्म हो गया वो सभी चीज़। यहाँ पे देखते देखो क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स, स्टारशिप्स ऑफ स्पेस एक्स एक्सप्लोर्स। स्पेस एक्स जानते हो एलन मस्क का? बाबू एलन मस्क तो बहुत आगे निकल गया, नासा से भी आगे निकल गया। ये तो इसने क्या किया देखो करिश्मा, स्टारशिप जो अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट इंसान ने जो बनाया है, ठीक है, वो अभी एक्सप्लोर हुआ है फर्स्ट फ्लाइट में, यानी कि प्रदर्शन हुआ है। इतना खतरनाक है कि नासा ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है कि यही रॉकेट हम यूज़ करेंगे मून में भेजने के लिए आदमी को। समझ गए? तो थोड़ा सा स्पेस एक्स का स्टारशिप का प्रोग्राम समझ लो। अब ये जो स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट है, ये क्या क्या ले जाएगा? क्रू भी ले जाएगा, यानी कि पर्सन भी ले जाएगा और सामान भी ले जाएगा, समझे। ओनली 3 मिनट्स इनटू द फ्लाइट। बाद में क्या है कि वो कहाँ से जाएगा? ये तुम्हारा गल्फ ऑफ मैक्सिको से ऊपर चला जाएगा, मतलब। एंड नासा, देखो नासा ने यही स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट को ही बोला कि यस हम यूज़ करेंगे। कब? 2025 में। क्योंकि देखो याद करो, अपोलो मिशन हुआ था ना नासा का 1972 में, जहाँ पहली बार मून को टच किया था उसने। अब ये आर्टेमिस मिशन 3, याद करो आर्टेमिस 3, उसके अंदर मैम अब आदमी को भेजा जाएगा मून में, तो उसके लिए यही रॉकेट को यूज़ किया जाएगा। ये रॉकेट अभी तक का सबसे खतरनाक रॉकेट बनाया गया है। तो स्पेस एक्स का जो रॉकेट बना है, इट विल बी यूज्ड बाय द नासा फॉर आर्टेमिस 3 मिशन। आर्टेमिस 3 मिशन क्या है? जिसमें तुम्हारा क्रू मेंबर को भेज जाएंगे, तुम्हारे और मेरे जैसे आदमी लोग जाएंगे मून पे पिकनिक मनाने के लिए। देखो तो स्टारशिप में क्या क्या है? 164 फुट टॉल स्पेस क्राफ्ट, उसमें अंदर रहेंगे, उसमें क्रू मेंबर्स हटेंगे वहाँ पे, और कार्गो सब भी रहेगा। कार्गो मतलब सामान सब रहेगा और बहुत सारा। आगे देखो, चेंगलपातु बोटेनिकल गार्डन। ये क्या है चेंगलपातु बोटेनिकल गार्डन? ये तुम्हारा तमिलनाडु में है। अभी तक हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा जो बोटेनिकल गार्डन था वो कलकत्ता में था, और अभी सबसे बड़ा तुम्हारा तमिलनाडु में बना है, इस जगह पे बना है। तो भारत ऐसे ही बोटेनिकल गार्डन पे कम ध्यान देता है। बोटेनिकल गार्डन जानते हो, जो इंसान बनाए, ठीक है, और उसमें रिसर्च डेवलपमेंट हो, स्टूडेंट आए तो सीखे, क्यूरियोसिटी डेवलप्ड हो कि इन्वायरमेंट क्या होता है, लर्निंग एटीट्यूड उसका डेवलप्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दूसरा कंट्री का बात करेंगे, सिंगापुर सब कंट्री का, तो उसमें तो हद डेवलपमेंट है बोटेनिकल गार्डन का। हमारे इंडिया में बहुत कम है, बट ये बहुत अच्छा बिगिनिंग है। देखो 300 करोड़ के लागत से, है ना, चेंगलपातु बोटेनिकल गार्डन तैयार हुआ है चेंगलपातु डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु का। कितना एरिया? 138 हेक्टर्स, ठीक है, और इसलिए भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन बनने वाला है ये। देखो यस, बोटेनिकल गार्डन हैव द पोटेंशियल टू बिकम द फलकम फॉर वेरियस एस्पेक्ट। ये एक तरह से पोटेंशियल है फॉर द सेंटर ऑफ मैनी थिंग्स। क्या क्या? देखो इसमें देखो CBG बोटेनिकल गार्डन हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम ए मेजर सेंटर फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी ऑफ आवर प्लांट का वेल्थ कैसा है, रिसर्च के लिए बन सकता है जगह, एजुकेशन के लिए, सिटीजन स्पेस, यानी कि लोग आएंगे, सीखेंगे, अवेयर होंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ है। एग्जाम्पल देखो 2 डिकेड्स पहले का देखोगे तो सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहाँ पे तरह तरह का है, और इसलिए वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम बना है। लोग सब रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाते हैं। रिक्रेशन मतलब जहाँ पे तुम पढ़ते पढ़ते थक गया और तुम जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, दैट्स ऑल रिक्रेशनल एक्टिविटीज़, मन बहलाने के लिए। एक तो टूरिज्म में भी फ़ायदा होगा, एक क्यूरियोसिटी भी होगा, प्लांट से हम रूबरू भी हो पाएंगे, खाली इसका पॉजिटिव भी तुमको नजर आएगा, समझे। आज जो कि सिंगापुर, थाईलैंड बहुत किया है, इंडिया में अच्छा बिगिनिंग है।
Collaboration with the garden that share many plant species would be immensely beneficial for the scientific और scientific community के लिए the best है for the invention, for the discovery, research, उसके लिए बेस्ट होगा। आगे देखो, अब ये जानते हो ना बेबी ओलिव रिडले टर्टल्स, जानते हो कौन सी जगह बाबू? ओडिशा का रुसकुलिया बीच है ना, गैर माता बीच, सही बात है। देखो अब देखो इसका जो अड़ीबाड़ा होता है, अड़ीबाड़ा जानते हो ना, प्रोसेस है जहाँ पे मिलियंस ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स अपने बच्चे को देते हैं, सैंड में अपने बच्चे को देते हैं। मगर जानते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जानते हो यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो फीमेल होने का चांस ज़्यादा होता है। बताए थे ना कि कैसे टेम्परेचर से हाँ फीमेल बन जाता है। तो मिलियंस ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स क्रॉल टूवर्ड्स, सब लोग जा रहे हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल के पास अपना एग बनाने के लिए। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मास नेस्टिंग साइट्स इन रिसेंट डिकेड। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नेस्टिंग होता है, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे दिए जाते हैं कोई भी एनिमल्स का। मिलियंस ऑफ लाखों लाख में आते हैं वहाँ पे, इसलिए बहुत ही प्रोटेक्टेड एरियाज है स्टूडेंट वो, समझे। दिस ईयर रुसकुलिया बीच, देखो रुसकुलिया बीच में कितने आए हैं, देखो 6.37 लाख टर्टल्स। ये अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है, यानी कि इस तरह का सम्मेलन है जो आते हैं, ठीक है। फरवरी 23 से लेकर मार्च 3 तक। आफ्टर 50 डेज द बेबी टर्टल्स इमर्ज फ्रॉम एग्स, और बच्चा वहाँ से एग से निकलता है, ठीक है, और फिर वो अपना सी में चला जाएगा, अपना जर्नी स्टार्ट उसका। वेरी गुड ना, इस लेवल पर मास नेस्टिंग हो रहा है। आगे देखो, एशियाज लॉन्गेस्ट टनल इज कमिंग अप। लॉन्गेस्ट मतलब अल्टीट्यूड के हिसाब से स्टूडेंट, जो मीन सी लेवल है उसके हिसाब से बहुत ऊपर है ये, ठीक है। देखो अब ये जो है जोजिला टनल, इसी को जोजिला टनल कहते हैं। ये जोजिला टनल किसको किसको जोड़ता है बाबू? जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। लद्दाख कौन सा? लेह वाला एरिया, बताया थे क्लास में कई बार। देखो ये कितना लंबा है, 13.14 किलोमीटर लंबा है, लगभग 13 किलोमीटर लंबा है, समझा। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज, यदि मैं अल्टीट्यूड का बात करूं, यानी कि मीन सी लेवल से कितना उठा हुआ है, तो 11 लगभग तुम्हारा कह सकते हो 11,500 फीट उठा हुआ है। बताओ इतना ऊपर है, ऊंचाई पे है ये। अब तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, इतना ऊंचाई पे है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, कि ओनली पहले 4 घंटा लगता था, अब ये यदि पूरा हो जाएगा ऑपरेशनलाइज तो ओनली 45 मिनट्स लगेगा आपको कश्मीर से लद्दाख जाने में, यानी कश्मीर से आपको ले जाने में। ले कहाँ का है? लद्दाख का हिस्सा है, समझे। प्रोजेक्ट देखो 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और जोजिला मतलब वही जो माउंटेन पास, जोजिला पास है कि नहीं है, जो कि तुम्हारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में है। इसका लगभग खर्च कितना आएगा? 7,000 करोड़ के आएगा। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है हमारा, क्यों? उधर चाइना भी है, उधर लद्दाख के उधर। इस आगे देखते हैं, हो गया ये करंट अफेयर्स खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, बात करेंगे फिर ट्रेंड स्टॉक। आंकड़ा क्या कहता है? देखो स्टूडेंट, तुम लोग जानते हो ये सब चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन रेमिटेंसेस यानी कि सेकेंडरी इनकम करंट अकाउंट का, उसमें से 5 कंट्री से 60% आता है, यानी कि $100 बिलियन आ रहा था ना वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, उसमें जो 60 बिलियन जो आ रहा है वो केवल 5 कंट्री से आ रहा है। वो 5 कंट्री कौन सा है? यूएई सबसे ज़्यादा। हमारे भाई लोग जो पैसा कमा के भेजते हैं डॉलर इंडिया में, कहाँ से भेजते हैं ज़्यादा? यूएई से भेजते हैं, समझे। यूएई से भेजते हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद ओमान, कुवैत। अब देखो बीच में यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स हटाओ तो चार्ट तुम्हारा जो है वो तुम्हारा मिडल ईस्ट ही है। तो हम कह सकते हैं इस हिसाब से, इस आधार पे कि मिडल ईस्ट से सब ज़्यादा हमारा फॉरेन रेमिटेंसेस आता है। और उसमें फर्स्ट कौन है? यूएई। तो इसलिए बाबू यूएई के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ता है। प्रॉफेट मोहम्मद के अगेंस्ट कुछ बोल दिए थे ना, फिर बात टोन चेंज किए कि नहीं किए? यूएस क्यों हटाने का बात की? ट्रेड सरप्लस भी इसके साथ होगा। नहीं, उसका ही ट्रेड सरप्लस। हाँ, यूएई थर्ड आता है, सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर आता है। यूएस के बांग्लादेश का। हाँ, एस क्या बोली तुम? यूएस को हटा इसलिए बाबू कि यूएस मिडिल ईस्ट में नहीं ना आता है। यूएस का देखो तो कहाँ पे यूएस है? कहाँ यूएस है? देखो तो, दिखाओ तो, उठ के दिखाओ तो यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ पे फिगर में? वहाँ है, वहाँ है। येलो वाला। हाँ, यूएई दिखाओ तो कहाँ पे यूएई? सऊदी अरब दिखाओ तो, अभी दिखाए थे सऊदी अरब, सऊदी अरब तो दिखाए तुम लोग पता है? हाँ आओ तेजी से इधर आओ, तेजी से आओ। अब देखे तो भी नहीं
दिखा दो। हाँ दिख गया ना? हाँ वहीं पे वही है। तो देखो कहाँ दोनों जगह अलग है, इसलिए वो घटा दी वहाँ से, वो मिडल ईस्ट का है। देखो अब यहाँ पे देखो मोर देन 1000 यूनिवर्सिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया। देखो भारत में 1000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? क्वालिटी। मैं हर समय बोलता हूँ ना, इट इज़ नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बिहार। मैं केवल बिहार का बात नहीं करता हूँ, मैं यदि हिंदुस्तान का ही क्वालिटी एजुकेशन बात करूँ तो बहुत ही गड़बड़ है। काहे बिहार में गड़िया? बिहार का तो सबसे गड़बड़ है ही, वो सबसे पीछे है बिहार। मगर हम पूरा भारत का ही बात करेंगे तो दुनिया में कहीं भारत नहीं है एजुकेशन के मामला में, बहुत ही गंदा क्वालिटी है। तो वही ये उसी में आया है कि खाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा होने से नहीं होता है, क्वालिटी एजुकेशन मिसिंग है। अब तुम जस्ट एग्जांपल देखो ना कि नेहरू जी आईआईटी खड़गपुर बनाए, किसके लाइन पे? एमआईटी के लाइन पे। कभी एमआईटी के बराबर हो पाया? कभी हो पाया बाबू? कभी नहीं, कुछ नहीं होगा। आईआईटीएन का ये आईआईटी खड़गपुर का कंपेयर हो सकता है एमआईटी जो पढ़ा हुआ है? लॉट ऑफ डिफरेंस। तो फिर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। देखो बढ़ने को तो बढ़ गया, देखो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, देखो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, समझ गए? 600 से लेकर वो उतना गया है। अब यूनिवर्सिटी होगा तो कॉलेज भी बढ़ेगा। कॉलेज कितना है हमारे पास? 2010 और में लगभग 32,000 था, 33,000 था। अभी कितना कॉलेज हो गया तुम्हारा? लगभग 43,000 हो गया, यानी 42,000 हो गया कॉलेज। यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज होता है ना, तो आपका कॉलेज बढ़ा, आपका यूनिवर्सिटी बना, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एंड दैट कॉलेज? वो अभी भी मेजर कंसर्न है। तुम खुद देखो ना, अपना बेगूसराय का ही देखो ना, क्या है कॉलेज? एलएमयू क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो झिंगा। कुछ है? कुछ औकात है? नहीं, कुछ नहीं। रियल में नहीं है यार। अब हमारा कंट्री का भी वही हालत है। जैसे हमारा कंट्री के हिसाब से बिहार का क्या हालत है, तो यूनाइटेड स्टेट्स 12 कंट्री के हिसाब से भारत का भी शिक्षा का वही हालत है। और होना चाहिए, 1-2 है अच्छा है, मैं 2-3 होने से नहीं ना होगा जी। पॉपुलेशन इतना ब्रिलियंट है, एक से एक पढ़ने वाले होशियार विद्यार्थी सब पढ़े हुए हैं, उसको राइट अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उसको राइट यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। हर कोई क्यों जीएनयू डीयू का ही बात करता है? क्यों? पता है कि वही है एक, उसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बीटेक करना है तो जाओ आईआईटी में, बाकी क्या करेगा? कहाँ से क्या करेगा? कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। देखो अब ये भी तुमको समझ में आ जाएगा, 140 भी उससे रिलेटेड है। देखो स्टूडेंट, देखो इसको बोलते ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखोगे 18 साल से लेकर 23 साल, आमतौर पे 18 साल से लेकर 23 साल तक का जो होता है बच्चे लोग, जो स्टूडेंट होते हैं, वो कॉलेज में प्रवेश कर जाते हैं 18 से 23 साल। तो इसमें कि भारत में कितना आबादी 18 साल से लेकर 23 साल का कितना आबादी तुम्हारा पढ़ रहा है स्कूल में? ओनली 28%। आज इसमें ओवरऑल कर दूँ मैं, लड़का और लड़की दोनों को डाल दूँ 28%। और यदि मैं फ्रैक्शन में कहूँ कि लड़की का 100 और लड़का का 100 होगा, तो लड़की भी 28, लड़का भी 28, मतलब लड़की का थोड़ा सा ज़्यादा है। अब लड़की लोग ज़्यादा जाने लगी है कॉलेज, और लड़की थोड़ा सा बढ़ी है, स्लाइटली बढ़ी है, ठीक है। और ओवरऑल 28%, बी हैप्पी फॉर डैट, ठीक है, सरकार ने किया। मगर सबसे बड़ी बात है केवल एडमिशन लेने से नहीं होगा जी, है ना? तो खाली एडमिशन इसमें खुशी मनाते हो। अब देखो दूसरा कंट्री का देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुम लोग का। रसिया में 86% है, यानी कि 100 आदमी 18 साल से लेकर 23 साल तक है, तो 85 आदमी जा रहा है कॉलेज पढ़ने के लिए, बुझे? देखो यहाँ पे ये हालत है। हाई इनकम कंट्री सबको जोड़ दोगे बाबू, तो जितने भी कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट्स सबको जोड़ दोगे, एवरेज तो 80% है ये लोग का। ब्राज़ील देखो ना 55 है, हाँ। यदि अपर मिडिल इनकम कंट्री देखोगे तो 55 है। चाइना देखो 54 है। वर्ल्ड एज अ होल देखो, अफ्रीका अफ्रीका लो तो 40 है। इंडिया देखो ना वर्ल्ड से भी नीचे है इंडिया देखो 28.6% है। समझ में आया तुम लोग को? यहाँ पे बच्चा लोग कर क्या रहा है? यहाँ पे ढेला उला फेंक रहा है, पढ़ाई उड़ा नहीं कर रहा है। यानी कि जो समर्थमान है वो भी स्कूल नहीं जा रहा, वो भी तुम्हारा कॉलेज नहीं जा रहा है। सोचने वाली बात है। मैं पूरा भारत का बात कर रहा हूँ, और देखो इससे रिलेटेड ही है, अच्छा है। देखो एजुकेशन पे आएगा तो मज़ा आएगा बोलने में। देखो प्राइमरी एजुकेटेड पर्सन डिप्लोमा होल्डर्स हैव मोर एम्प्लॉयमेंट देन पोस्ट ग्रेजुएट्स। ये चौंकाने वाला चीज़ है। देखो चौंकाने वाला चीज़ नहीं, समझने वाला चीज़। देखो जो जल्दी क्लास 10 तक पढ़ा हुआ आदमी को जल्दी जॉब मिल जाता है। डिप्लोमा बहुत कम होता है। डिप्लोमा मतलब कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं,
डिप्लोमा मतलब क्या, 10 के बाद डिप्लोमा शुरू हो जाता है, उसको जल्दी जॉब मिल जाता है। वो जो आदमी ग्रेजुएट है, जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको जॉब जल्दी नहीं मिलता है या जॉब नहीं करता है। मतलब इसका रीज़न क्या है कि जो 10 पास है उसको झुटपुटिया वाला जॉब मिल जाता है और खूब खुश। मगर जो ग्रेजुएट होगा वो तो डिसेंट जॉब चाहिए, उसको अच्छा जॉब चाहिए, उसको मिल ही नहीं पाता है। तो कंट्री में जो किल्लत है वो डिसेंट जॉब का किल्लत है। जो लो लेवल का जॉब वो तो अवेलेबल है, वो एवरीवेयर यू कैन गेट लो लेवल जॉब, है ना। 5,000 10,000 का कंप्यूटर पे काम करो तो मिल ही जाता है, वो कोई बड़ी बात तो नहीं है। मगर जो हाई लेवल पे जो ग्रेजुएट कर लियो तुम लोग, जैसे कोई आर्ट्स से ग्रेजुएट कर लिया, कोई स्कोप नहीं। BCA से कर लिया, उसका भी कोई स्कोप नहीं है। BCA से सब बच्चा अमर नहीं होता है, जान लेना ये चीज़। हर कोई अमर नहीं होता है। यहाँ बहुत पढ़ा है मगर फिर भी नहीं हुआ। BCA ऐसे भी बहुत कमज़ोर चीज़ है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निकल एजुकेशन। अब BCA, अब सोचो तो इसका मतलब क्या होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर नॉट गेटिंग डिसेंट जॉब, आपको डिसेंट जॉब मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे। देखो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कि लिटरेट अप टू प्राइमरी तक है तो उसको मिला तुम्हारा, हाँ यदि नॉट लिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है तो 54% आदमी जॉब कर रहा है। नहीं पढ़ा है ठेला चला रहा है, नहीं पढ़ा है पकौड़ा का दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्या दिक्कत है। दूसरा देखो, है ना, या मजदूरी कर रहा है। लिटरेट यदि प्राइमरी तक पढ़ा है, क्लास 5-6 तक पढ़ा है तो 62% जॉब कर रहा है लोग, है ना। यदि मिडिल तक पढ़ा है, 8-10 तक ऐसे पढ़ा है तो 55। यदि सेकेंडरी तक पढ़ा है, सेकेंडरी समझते हो ना, 12 तक, तो 44 है। हायर सेकेंडरी देखो 40 हो गया, घट गया कि नहीं घट गया। तो फिर यदि डिप्लोमा है तो बहुत है, क्योंकि डिप्लोमा में होता क्या है, 10 के बाद हो गया, 2 साल 3 साल किया, खूब खुश, वहीं पे छोटा छोटा काम मिल गया उसको, ठीक है। ग्रेजुएट देखो ओनली 52%, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट तो देखो ओनली 59। तो उसी कंपेरिजन में तुम्हारा 61 कितना ज़्यादा है, 55 कितना ज़्यादा है। होप सो समझ में आखिर इसका सबसे रीज़न है डिसेंट जॉब। अब देखो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो उसको कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों पढ़ा लिखा नहीं है। आज जो आदमी पढ़ा लिखा भी है तो उसको बोलोगे बाबू जाओ रिक्शा चलाओ, तो थोड़ा सा रिबेल करेगा कि यही इसलिए पढ़े थे क्या, रिबेल करता है। हालांकि लोग चला भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी के पास उतना वो नहीं है, क्षमता नहीं है कि जा कर दे। कई लोग होते हैं कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके भी ऑटो चला रहे हैं, होते हैं, मगर कितने होते हैं, कम होते हैं, संख्या ये बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो लाज शर्म को नहीं मार पाता है। मेन इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ग्रेजुएट चाय वाली कितने होगी, बहुत कम होगी, इसलिए भी चल जाती है क्योंकि दौर दूसरा है। अभी समझ रहे हो, डिसेंट जॉब का कमी है कंट्री में। तो डिसेंट जॉब का कमी है तो ग्रेजुएट लोग का तो भेजा ही खराब है ना। स्टार्टअप पे क्यों नहीं ध्यान देता है लोग। मोदी जी जब स्टैंडअप इंडिया लाए, स्किल इंडिया लाए, है ना, MSME को इतना प्रमोट किए, अलग से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप के लिए डाला गया, एंजल टैक्स आया, दुनिया भर का चीज़। तो यस, यूथ को आगे बढ़ के स्टार्टअप तैयार करना चाहिए, बड़ा बड़ा बिजनेस तैयार करना चाहिए, जिसमें लंबा बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हो। मैं ये बहुत कभी लोग कर पाते हैं ऐसा भी चीज़, क्योंकि हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे स्वभाव में कभी एंटरप्रेन्योरशिप रहा ही नहीं। स्टूडेंट कोई विवेक बिंद्रा, हर कोई विवेक बिंद्रा नहीं बन सकता है। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। हाँ, हर कोई विवेक बिंद्रा का स्पीच सुन सकता है, खूब खुश, रात को नींद ही नहीं आएगा, पता चला सुबह ऐसे करके टांग चेयर के सोया हुआ है। क्यों? रात को नहीं सोया था वो। फिर सपना चल रहा है उसका एंटरप्रेन्योर का, फिर उठेगा, पूछो हाउ इज द जोश। नहीं है, प्रॉपर कल्चर नहीं है जो होना। वेस्टर्न कंट्री में देखो, वेस्टर्न कंट्री में क्या है, स्टार्टअप किया, फेल कर गया तो बर्थडे मनाएगा, हम फेल कर गए, आओ जाओ जाओ जाओ, खुशी का बात है। फेल कर गए, स्टार्टअप हम चलाए थे, मैं फेल कर गया, जल्दी आओ पार्टी होगा। ऐसा होता है, यानी कि फेलियर पे पार्टी। तो उन लोग क्या है, वो 90% भी आ जाएगा तो ये पहाड़ लेके आएगा कि 90 है, दूसरा का 99 है, ये पहाड़ लेके आएगा। तो कितना हमारा माइंडसेट में कितना गड़बड़ी है। बी हैप्पी फॉर डैट। फेल करना भी एक अचीवमेंट है। मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं, ये क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? इसको इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते, हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ है। यस, माइंड शुड बी सिविलाइज्ड। अब ये देखो, ये लोग क्या है कि ये लोग पता है कि आज फेल किए हैं, हम बहुत कुछ सीखे हैं, उससे हम बनेंगे एलन मस्क, बाद में बनेंगे। एलन मस्क एक ही बार पास किया क्या? इंडिया में क्या है कि हो गया, सब माथा पकड़ के बैठ जाए, कहाँ है स्टार्टअप शुरू किए, माँ बाप लेके डंडा लेके आ जाएगा, तुमको तो बोल रहे थे कि नहीं करने के लिए, तुम काहे किया,
तुम 4 साल बर्बाद कर दिया, शादी का उम्र तुम्हारा निकल गया, तुम स्टार्टअप चक्कर में अपना ज़िंदगी बोला ठीक है 10,000 का नौकरी ढूंढ लो। यू सी द डिफरेंस, अप्रोच में डिफरेंस। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं जितने भी स्टार्टअप कर रहे हैं, आई रियली सपोर्ट फ्रॉम माई हार्ट। आगे देखो रैंडम थॉट्स। देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जानते हो ये स्टैट्यूटरी लॉ तो है ही नहीं, मॉडल वही जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, और जानते हो कि 1970s में केरल से स्टार्ट हुआ था ये सब चीज़, मगर ये कभी भी तुम्हारा कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है, जब स्टैट्यूटरी है नहीं तो कोर्ट ऑफ लॉ में कहाँ से होगा। बट यस IPC में इसका प्रोविजंस है कि यदि कोई उल्लंघन हुआ था विद द हेल्प ऑफ IPC उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, प्रोविजंस है, बट कोर्ट में कहीं पे एडमिसिबल नहीं है। फर्स्ट गलत हो गया, समझे। ये एक क्या है, स्टैट्यूटरी लॉ है, इसलिए एडमिसिबल नहीं होगा। सॉरी इट्स नॉट, ये सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट स्टैट्यूटरी लॉ, सही बात है, इसलिए इट इज़ नॉट एडमिसिबल। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, समझे, स्टेटमेंट सही है। एशियन प्रीमियम जानते हो, जो मिडल ईस्ट कंट्री, जो ओपेक कंट्री जो हमें तेल देती है वो एशियन प्रीमियम में देती है। देखो अब इस चीज़ को लेकर हम विरोध कर रहे थे क्योंकि एशियन प्रीमियम में बहुत महंगा तेल मिलता है, जैसे हमको बेचेगा तो हमसे बहुत पैसा लेता है, समझे ना। तो ये बहुत दिन से मांग चला कि तुम कहा एशियन प्रीमियम में बेच रहा है हमको, थोड़ा दाम सस्ता करो, तो इट वाज टेकन, नहीं इसको हटाया नहीं गया, मुद्दा ही चल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। फर्स्ट सही है कि एडिशनल जो प्राइस चार्ज करता है आसियान कंट्री को बाय ओपेक कंट्री, मिडल ईस्ट वाले, मैं इसको हटाया नहीं गया, बात चल रहा था, इसलिए गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ये फॉक्सॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, ये सब एग्जाम्पल है एप्पल प्रोडक्ट्स का। देखो एप्पल भी बहुत सारे कंपनी से आउटसोर्सिंग करवाती है ना, जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल किसी से दूसरा कंपनी से अपना चार्जर बनवाएगी, कुछ तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनवाएगी, अलग अलग, ये सब अलग अलग कंपनी जो एप्पल से जुड़ा हुआ है और दुनिया में स्प्रेडेड है। करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डिनरी बायोनिक मैटर मेक्स अप लेस देन 5% ऑफ मास ऑफ द यूनिवर्स। वेरी गुड, करेक्ट। क्या है इसका मतलब, देखो सुनो, यूनिवर्स जो है ना बहुत बड़ा है, जो हमें यूनिवर्स दिखता है वो केवल 5% ही है जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं। 95% तो तुम्हारा डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, जो हमें कभी दिख ही नहीं सकता है, हाँ समझे। और डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, तो एंटी ग्रेविटी होगा वो, तो डैट कंटेन्स 95%। जो 5% जो हमको दिखता है उसी का नाम क्या है, बायोनिक मैटर, जो कि 5% से भी कम है इनफैक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल आज सुबह भी पूछे थे ना, ब्रेन से रिलेटेड, जो ब्रेन का जो नेटवर्क होता है न्यूरल नेटवर्क। अब बोला कि यस ये न्यूरल नेटवर्क का मतलब है कि एल्गोरिदम जो कि बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह ही बनाया हो, ठीक है, और इसमें भी रिकॉग्नाइज पैटर्न होता है। करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ह्यूमन बीइंग का ब्रेन को समझ के बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बना रहे कि नहीं बना रहे हम लोग। हाँ उतना एडवांस तो नहीं बना सकते ह्यूमन बीइंग की तरह, इतना डेवलप तो नहीं कर सकते, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। क्यों, देखो ह्यूमन बीइंग कितना अद्भुत है, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ बच्चे लोग, अभी मैं क्लास 2 का भी याद कर सकता हूँ नाम, अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम खुद हमको बोल सकते हैं सर 3 में हम गिर गए थे, सर 3 में हम ये किए थे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ मोर कम्प्लेक्स, फार कम्प्लेक्स देन मशीन, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू रेप्लिकेट द न्यूरल पैटर्न इन मशीन लर्निंग ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। सही है। देखो प्लास्टिक पॉलीमर्स, ये न्यूज़ में रहा है, क्या होता है प्लास्टिक पॉलीमर्स। देखो प्लास्टिक पॉलीमर्स बायो इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है, आज होगा तो तुम लोग याद दिलाना, मैं शाम को भेजूंगा। प्लास्टिक पॉलीमर, इसमें क्या है कि हम एक प्लांट बनाते हैं प्लास्टिक का, और वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नीचे आने नहीं देता है। ये जियो इंजीनियरिंग, जैसे याद करो बाबू, सल्फेट एरोसोल हो रहा था ना, स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस आ रहा था, यानी कि लाइट जो आ रहा था यूवी रेस, वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। इधर देखो तो इधर ध्यान दो, तो इधर ध्यान दो ना, ये किए भी ओलंपिक में किया गया था ना, चाइना का ओलंपिक में, कि एरोसोल, सल्फेट एरोसोल वहाँ पे छोड़ दिए, तो क्या हुआ कि बहुत सारा रेस ही ऊपर चला गया, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जियो इंजीनियरिंग हुआ ना, सिमिलरली ये भी जियो इंजीनियरिंग का ही एग्जाम्पल है। प्लास्टिक पॉलीमर, आर्टिफिशियल ट्रीज, ये एफॉरेस्टेशन का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं, ये बनाया जाता है ताकि लाइट क्या हो तुम्हारा नीचे ही नहीं आए, उधर ही ऊपर ही ऑब्जर्व हो जाए और नीचे असर ना पड़े। नीचे असर पड़ता है ना, नीचे असर पड़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस से टैप कर लेगा ना उसको, तो उसके लिए किया गया है। हाँ नहीं, जियो इंजीनियरिंग, जियो बायो नहीं, सॉरी जियो इंजीनियरिंग, अर्थ से रिलेटेड है तुम्हारा। तो प्लास्टिक पॉलीमर्स इज एग्जाम्पल ऑफ जियो इंजीनियरिंग टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट, ठीक है। रिसेंट न्यूज में रहा, बट अफॉरेस्टेशन नहीं है। अफॉरेस्टेशन कैसे, ये प्लांटेशन थोड़ी कर रहे हैं आप,
ऑपरेशन मतलब तो वो तो फिर बाय नेचर वो फैलेगा, फिर ये फैलता नहीं है। भारत में लिथियम आयन बैटरीज बिल्कुल डिजाइन कर रहा है विक्रम साराभाई इस पे। जानते हो कि बहुत स्कोप है लिथियम। लिथियम बोलूँगा तो कौन सा कंट्री याद आएगा संजय तुमको? लिथियम बोलेगा तो कौन सा कंट्री एक बार में हिट करेगा तुम्हारे दिमाग में? बोलो जल्दी, इतना दिन क्लास कर चुकी हो। हाँ, लिथियम के बारे में बहुत हाँ तो जल्दी बोलो। चलो ठीक है, तुम बोलो। नहीं याद है? अरे यहाँ तो तुम, मैंने तो वो एक पुस्तक ही लिख दिया है लिथियम आयन पे। नहीं बोला है क्या? वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन द क्लास, लिथियम। बताओ तुम बताओ। ABCAI, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हाँ ठीक है, समझ गए। चाइना चाइना पीछे है 2.2, बहुत कम है। इंडिया 5.9, बहुत आगे है। क्या बोले? हाँ प्रोड्यूसर है बिल्कुल, रिजर्व बहुत कम है। बात समझे? ABC बताओ तुम लोग क्या है। बट सुपर इम्पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट क्या क्वांटम साइंस से रिलेटेड है? बताने की जरूरत नहीं है हमें। कितना बढ़िया से क्लास लिए थे इसका। वो रहा फंडामेंटल्स। फॉल आर्मी वार्म जो न्यूज़ में रहा है, ये कॉटन को इम्पैक्ट करता है? कॉटन नहीं, मेज। हालांकि ये 100 क्रॉप्स को इम्पैक्ट करता है, मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करता है वो मेज को करता है। मेज समझते हो ना, खाए हो मेज? हाँ मक्का। मक्का को अमेरिका में क्या बोलते हैं? कॉर्न। कॉर्न वहाँ पे क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। समझे? आगे देखो, मैक्सिमम एरिया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कल्टीवेशन का है, क्या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का है? नो, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। स्टूडेंट गलत है। थोड़ा सा ना बच्चे लोग थोड़ा ध्यान दो, तुम लोग दिमाग से तुम लोग अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे कार्बन नैनो ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर कार्बन एटम्स। ये जो कार्बन नैनो, सही बात है ना, ये सिंगल लेयर कार्बन से बनता है, उसको ग्राफिन कहते हैं। पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं ग्राफिन। और यही ग्राफिन को 3D स्ट्रक्चर बनाया जाता है, समझे? ये ठीक है। और इसका बाबू जो स्ट्रेंथ होता है वो स्टील से 400 टाइम्स ज़्यादा होता है। इतना खतरनाक होता है कि एक सिंगल लेयर को आप उठा के एक क्रिस्टल बना दिए, एंड उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत तगड़ा होगा, स्टील से भी ज़्यादा। करेक्ट है। एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स का हम लोग एप्लीकेशन भी देख चुके हैं। आगे देखो, कार्बन नैनो ट्यूब्स कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? यस, फ्यूल एफिशिएंट कार में यूज़ किया जा सकता है, प्लेन में यूज़ किया जा सकता है, और पेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखो, यदि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो बीफ करता है। बीफ 40% कंट्रीब्यूट करता है। बीफ जब समझते हो ना, गाय भैंस को जो मार के खाते हैं तो कैसे बीफ, तो जानते हो सब ज़्यादा बीफ कंट्रीब्यूट करता है। ये पोर्क चिकन से भी कई गुना ज़्यादा तुम्हारा बीफ करता है। 40% बीफ है। समझ गए? हाँ, पोर्क मतलब पिग का मांस। शुगर। अभी तुमको लगेगा हिंदू लोग भी खाता है, हिंदू तो बहुत ज़्यादा खाता है पिग, मुस्लिम तो नहीं खाता है। मुस्लिम तो पिग पसंद नहीं करता, हराम है। यहाँ नहीं मिलता है क्या? आपने पिग मिलता है? हाँ, हिंदू लोग बहुत खाता है पिग, पोर्क बोलते हैं इसको। नो वेरी बैड ना, आदमी लोग कुछ ज़्यादा एडवांस बन गया। देखो, ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग प्लांट्स आर नॉट एलिजिबल। सही बात है। जो ऑर्डिनरी प्रोसेस है, जैसे SDN1 और SDN2 बताए थे ना, ये ऑर्डिनरी प्रोसेस, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई फॉरेन जीन नहीं ला के आ रहे हैं, तो कभी भी ये तुम्हारा पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। IPR यहाँ पे नहीं हो सकता, भारत का रूल है। इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जानते हो, उसके आधार पर इंडिया का जो BT है विथ हाइब्रिड्स एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। सही बात है। इंडिया का जो BT कॉटन है वो क्या हाइब्रिड है, क्योंकि 2 लेके आए ऊपर से, और STBT करोगे तो एक और भी लेकर आए हैं सोल बैक्टीरियम से, मगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसलिए तो बोल रहे हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन लगे तो अब प्रोडक्टिविटी भी घट रहा है। 2002 में इंट्रोड्यूस किए थे तो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा। अभी हम देखते हैं कि 18-19 में थोड़ा प्रोडक्टिविटी नीचे गया है। तो एक तो ये सही बात है कि हाइब्रिड है और लॉन्ग ड्यूरेशन है। बट जो BT ब्रिंजल है, ठीक है, BT ब्रिंजल तुम्हारा क्या है कि इस जेनेटिक, देखो एक तो BT ब्रिंजल को हमने दिया ही नहीं, हमने ओके कहा ही नहीं है। BT ब्रिंजल को हम मना कर दिए, ठीक है ना। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेजिस्ट द फ्रूट एंड बोर्ड कलर इनसाइड एंड इंडिया नो,
ये सही बात है कि बीटी ब्रिंजल रहेगा तो वो तुम्हारा जो फ्रूट और शूट बोरर इंसेक्ट है उसको वो बचा लेगा, मतलब उसको वो सह सकता है। इंडिया में अलाउ नहीं है, इंडिया में केवल बीटी कॉटन ही अलाउ है, इंडिया में बीटी ब्रिंजल अलाउ नहीं है। मगर फिर भी लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में तो आता ही होगा बीटी ब्रिंजल सब, क्योंकि जानते हो पोरस है बाउंड्री दोनों के बीच में। बताया है कि नहीं बताया, बताओ तो। पढ़ाए हैं हम, कई बार पढ़ाए हैं। देखो यहाँ पे देखो, नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंटर, सेंटर के लिए नॉन टैक्स, याद करो बजट को, याद करो बेसिक्स तुम लोग को बताया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू सेंटर के लिए कहाँ कहाँ से आ सकता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो डिविडेंड्स आ रहा है, जो स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन सेल हुआ है, आरबीआई का जो ट्रांसफर है एक्स्ट्रा सरप्लस जो है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये सभी क्या है तुम्हारा पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर द सेंटर, क्योंकि सेंटर का कमाई हो रहा है, डेट्स नॉन टैक्स। सरकार टैक्स नहीं लगा रही है, सरकार का कमाई हो रहा है। कैसे? पब्लिक सेक्टर पीएसयू से डिविडेंड्स आएगा, डिविडेंड्स पीएसयू सरकार के कंट्रोल के अंदर है ना, 51% ज़्यादा होता है उसका मेजोरिटी। 2023 और 24 के हिसाब से देखोगे, यदि तुम सेंटर कहाँ ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है? जीएसटी 10 लाख करोड़, कॉर्पोरेशन टैक्स लगभग 10 लाख करोड़, थोड़ा सा कम, टैक्स ऑन इनकम लगभग उतना ही है, 9.5, यानी कॉर्पोरेशन टैक्स 9.5, इनकम टैक्स ऑन इनकम वो भी 9.5। यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी वही 2 to 3 लाख करोड़ होगा। एक सही स्टेटमेंट दिया गया है। यदि मैं नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट का बात करूं, देखो सरकार बोरोइंग करती है ना, सरकार जो मार्केट से बोरोइंग करती है उसको बोलते हैं हम लोग डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, याद करो। आज जो सरकार का अपना होता है, डेट इज कॉल्ड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तो सरकार का जो अपना होता है, जहाँ से लोन बोरो कर, दैट से रिकवरी ऑफ लोन, जो पहले लोन दी थी उसको रिकवर करना, समझ गए ना। जो एडवांस दी थी, लोन और एडवांस सेम है, जो स्टेट को दी थी वहाँ से रिकवर हुआ। और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, जो मान लो कि पीएसयू को बेच रहे हैं, इस बार देखो लगभग 60,000 करोड़ रखे थे हम लोग, याद है ना। टोटल कितना है याद करो, 20 लाख करोड़, 46 करोड़ का बजट, 46 लाख करोड़ का बजट, उसमें 20 लाख करोड़ हम लोग ला रहे थे, उसमें 19 हम लाए बोरोइंग करके, और लगभग 1 तुम्हारा यहाँ से आया है, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड में लगभग 60,000 करोड़ का हम अनुमान लगाए थे। और एक समय था कि वो 1 लाख 1.5 लाख भी गया था, अभी बहुत कम है, इतना कम है कि वो नाम भी नहीं लिखा था उसमें, अदर्स करके लिख दिया, बस अदर्स ही करके। वो हमें समझना हो कि वो ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स बताएं, बजट में बताएं, तुमको नहीं समझ में आएगा, भूल गई होगी। बजट में आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट इज टू क्राउड इन मोर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है कि यस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुलाना इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे रेलवे, रोड, अर्बन, पावर एक्सेट्रा, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो यस, वी हैव सीन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑल्सो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड करती है, मैं ये नाबार्ड नहीं करेगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड नाबार्ड नहीं करती। देखो तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भूल गया, देखो तो जरा, देखो ये, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग करेगी, ठीक है, लिख लो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रेगुलेट करेगा, मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, दैट्स इट।